प्रणाम। ठीक हो? कौन फोटो भेजा था सर का? तुम? अच्छा अच्छा, वो लोग भी भेजने लगा। अच्छा, यहाँ तक बात पहुँच चुका है। हाँ। देखो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, उसमें पहला हम लोग पार्ट पढ़ते थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के आउटसाइड, ये जो भी हम सोलेनॉइड का बात करते हैं वो लॉन्ग होता है। इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। और इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे अगर हम म्यू नॉट का बात करें तो म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। और n जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट। ये चीज को ध्यान रखना है कि स्मॉल n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे यहीं पे लोग गलत करते हैं। क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब एक चीज और समझना है कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए पर यूनिट लेंथ। अब तो नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, find magnetic field due to a long solenoid having current I equals to 10 ampere and 100 tons पर सेंटीमीटर। 100 टन्स पर सेंटीमीटर। इस चीज का ध्यान रखना है, या जो भी दिया हुआ है ये एक क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लॉन्ग है और हम लोग के सिलेबस में लॉन्ग सोलेनॉइड ही पढ़ना है जिसका लेंथ इनफाइनाइट होता है। हैविंग करंट I इक्वल्स टू 10 एम्पियर एंड 100 टन्स पर सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो टन्स दिया गया है वो 100 टन्स पर सेंटीमीटर दिया गया। और देखो एक चीज और देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड पूछा गया, मतलब अंडरस्टूड है कि आउटसाइड तो 0 होता है, तो ये नहीं पूछता है कभी, इनसाइड में ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो जो हमें नंबर दिया गया है क्वेश्चन से, वो दिया गया है I इक्वल्स टू 10 एम्पियर और नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। देखो ध्यान से, 100 टन्स पर सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है? पर का मतलब डिवाइड देना, 100 टन्स पर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर है नीचे, और यूनिट का मतलब ये होता है, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो पार्ट लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 100 टन्स पर सेंटीमीटर मतलब 100 टन 1 सेंटीमीटर में, तो ये लिखा हमने। लेकिन हमें पता है कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और जब हम करेंगे तो 100 टन्स, और ये जब हम मीटर में करेंगे तो क्या होगा? 10 का पावर -2 मीटर। और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो देखो 100 पहले से था और ये 10 का पावर ऊपर गया तो 100 और आ गया, 100 टन्स पर यूनिट मीटर आ गया, टन्स पर मीटर। तो पहले तो ध्यान रखना है कि इसका यूनिट कन्वर्जन हमें आना चाहिए नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग। जो मीटर होता है उस चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कि 100 टन्स पर सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास I का वैल्यू पता है, N का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करेंगे तो B इनसाइड निकल जाएगा, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। B इनसाइड क्या होगा? म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कितना है? 10 का पावर 4, और करंट है 10, तो यहाँ से देखें 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 और ये 5 है, तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। और B का यूनिट याद रखना टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला।
तो ये हमारा आंसर आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर का डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी ही ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा इजी लेवल का बनता है, इसलिए डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस्ड है और सारा डेरिवेशन हमें आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को लिख लो सभी को। और सभी लोग क्लास रेगुलर करें, क्लास जैसे कोई मिस करता है ना तो फिर वीडियो वगैरह देख लिया करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा। इसके बाद देखो, तो ये चीज जो इस क्वेश्चन से मैं सिखाने का कोशिश किया हूं कि कभी भी ऐसा अगर गलत दिया हो, वहां पे गलत कहने का मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, दिया गया हो, तो काइंडली उसको कन्वर्ट कर ले मीटर में, नहीं तो आंसर गलत होगा। और जब आंसर गलत होता है तो अगर मान लो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तो आंसर सिर्फ गलत निकलने से, सबको सही लिखने पे भी 1 मार्क्स ही मिलेगा। सीधा जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका हाफ मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है छोटे से मिस्टेक के लिए। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो चीज हम सॉल्व करके आते हैं, हमें तो लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही ही होगा, इसका मार्क्स हम फुल जोड़ते हैं, एक्सपेक्टेशन होता है। और जब रियलिटी हम देखते हैं तो हाफ पहले ही कट चुका है गलत करने के कारण से। तो ये सब चीज का हम प्रॉपर केयर करेंगे ताकि वहां पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उस क्वेश्चन में कोई भी गलत नहीं करे। ये छोटा छोटा मिस्टेक है, हर एक क्वांटिटी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके ही लिखना, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा और आंसर गलत होने पे पता ही है। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा सोलेनॉइड के बारे में लास्ट क्लास में, सोलेनॉइड का एग्जांपल हमने देखा था, सोलेनॉइड क्या होता है वो, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने अभी देखा। तो इस चीज को याद रखना। अब जो नेक्स्ट है इसमें सोलेनॉइड से रिलेटेड ही है और वो है टोरॉइड। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोरॉइड। अब ये कैसा होता है वो समझो। ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा सर्कुलर, या हम बोल सकते हैं ऐसा एक डोनट होता है ना सर, जो भी होता है ऐसा शेप का, वैसा ये शेप होता है। और इसमें करंट हमने यहां से एंटर कराया और ये वैसा ही कुछ सोलेनॉइड के तरह हर एक जगह पे वो होगा। थोड़ा सा मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ। सोलेनॉइड में जैसे होता है वैसा ही कुछ ये भी है। जैसे मान लो ये सोलेनॉइड था, इसको हमने सर्कुलर बनाया, तो ये जब सर्कुलर बनेगा तो ऐसा ही दिखेगा। और सोलेनॉइड कैसे बना था, इस जो हमारा सिलिंड्रिकल है इसके ऊपर हमने वायर्स का रैपिंग किया था, तो वही वायर्स का रैपिंग वगैरह सब कुछ सेम है, बस इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, इस वायर को सर्कुलर बना दिया। तो वैसा कुछ है, ये जो सिलिंड्रिकल था हमारे पास उसको हमने सर्कुलर बना के, और इसमें सारे जगह पे कॉइल्स। ठीक है, अब ये जितना खूबसूरत तुम बना सकते हो फिगर बना लेना। करंट अगर वायर यहां से गया है तो पूरे में पूरा होते हुए निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे, और इसी को हम बोलते हैं टोरॉइड। होता क्या है, इट इज एन एंडलेस सोलेनॉइड। ये जो सोलेनॉइड है इसका कहीं पे एंड ही नहीं। ठीक है, एंड इट इज इन
सर्कुलर शेप, इट इज इन सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप का होता है और एंडलेस सोलेनॉइड होता है। एंडलेस सोलेनॉइड समझ में आ गया होगा, लेकिन एंडलेस का मतलब कुछ और भी हो सकता है, जैसे जिसका एंड ना हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि सर्कुलर होता है। सर्कुलर कहने का मतलब कि जब ये बना था तो ऐसा ही कुछ बना, सोलेनॉइड को हमने बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, और सोलेनॉइड के ऊपर वायर्स वगैरह थे, उन पे जो वायर्स है जो अभी जैसे दिख रहा है वैसे ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। अब इसमें चेंजिंग नहीं आया तो इसके कारण से हम सारा पार्ट वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पहले पढ़ के आए। अब देखो इसमें कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम टोराइड पढ़ते हैं, ये वाला जो फिगर है ये क्या है, टोराइड है। और टोराइड का मतलब मैं समझा दिया, करंट इसमें एंटर कर रहा है, मान लो यहाँ से आई करंट, और बाहर निकल रहा है आई करंट। कहीं ना कहीं पे तो एंड होगा, जहां से ऐसा तो है नहीं कि वायर्स इसमें से लपेट देंगे, एक कहीं कहीं से एंटर किया होगा और फाइनली कहीं से निकल भी रहा होगा। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो हमें पता होगा। लेट नंबर ऑफ टर्न्स, लेट नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल है। यहां से यहां का रेडियस अब देखना है, मैं यहाँ पर का रेडियस बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर का रेडियस ए है, यहाँ पर का रेडियस बी है, ठीक है। ए रेडियस इसका है और बी रेडियस इसका है। कभी कभी ऐसा क्या होता है, इसमें हम मीन रेडियस का बात करते हैं। मीन रेडियस मतलब जनरल रेडियस दिया रहता है ना, ये दिया रहेगा ना ये दिया रहेगा। ये रेडियस कौन सा है, इनर सर्कल का रेडियस है, ये आउटर सर्कल का रेडियस है। कभी कभी मीन रेडियस या फिर जनरल रेडियस दिया रहता है, ना अंदर का देता है ना बाहर का, सीधा एक रेडियस दे देता है आर। तो ठीक है, आर का मतलब हम समझ जाएंगे ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। हमें उसका मतलब ही नहीं होता ज्यादा तुम लोग के लेवल पे उस वाले पार्ट का, लेकिन हम समझने के लिए ये ध्यान रखेंगे, दिस ए इज व्हाट, दिस ए इज रेडियस ऑफ इनर पार्ट एंड बी इज व्हाट, रेडियस ऑफ आउटर पार्ट। ये ध्यान रखेंगे, बी क्या है बाहर वाले पार्ट का रेडियस और ए क्या है अंदर वाले पार्ट का रेडियस, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मान लो हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, इसका पॉइंट का नाम दे रहा हूं 1, इस वाले पॉइंट का नाम दे रहा हूं 2 और इस वाले पॉइंट का नाम दे रहा हूं 3। मतलब समझो ये वाला जो पॉइंट है वो टोराइड के बाहर है, ये वाला पॉइंट टोराइड के अंदर है, और ये वाला पॉइंट टोराइड पे है। ये वाला पॉइंट कहां पे, टोराइड पे। तो ठीक है, ये वाला बात हम करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 सबसे पहले बात करें। 1 वाले पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमें देखना है। तो 1 वाला जो पॉइंट है वो कहां है, इस पूरे टोराइड के बाहर। जब कोई भी पॉइंट बाहर हो तो मान लो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। जैसे हम 1 पॉइंट के लिए रेडियस मान लेते हैं r1। रेडियस r1 कहने का मतलब सेंटर से उस पॉइंट 1 का डिस्टेंस क्या है r1, यही कहने का मतलब है। सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना माना हमने, r1। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पे, इस वाले पॉइंट में। मतलब टोराइड से बाहर कोई पॉइंट हमें मिलेगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 कहने का मतलब है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोराइड। तो हम पढ़ रहे हैं अभी एम्पियर्स लॉ को। एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे, बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करें। बाय एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। अब बताओ मुझे, इस सर्कल के अंदर मान लो यहाँ पे एक मैं बड़ा सा सर्कल बनाता हूँ, तुम लोग नहीं बनाना ये, बस मैं ये समझा रहा हूँ। ये वाला सर्कल होगा, इस सर्कल के अंदर आ गया टोराइड, टोराइड अंदर आ गया तो करंट इसमें अंदर घुस रहा है और बाहर भी निकल रहा है। मतलब इस सर्कल के अंदर ही करंट टोटल कितना हो रहा है, 0। इट मींस मैं यहाँ पे लिखूंगा इस वाले के लिए, देखो कौन सा पॉइंट चल रहा है अभी, टॉपिक 1 है ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 या मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोराइड। अगर हम बाहर देखेंगे टोराइड के, तो टोराइड के अंदर जितना करंट गया है उतना बाहर निकल गया, मतलब नेट करंट क्या हो चुका है, 0। ये वाला 0 हो चुका है। तो बी डॉट डी एल को हम कैसे लिखते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। देयरफॉर बी एट पॉइंट 1 क्या होगा, 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोराइड इज ऑलवेज 0। इसको याद रखेंगे, इस वाले पॉइंट को हम याद रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोराइड क्या होता है, 0। तो इसको कॉपी में लिखो पहले।
अब देखो पहला पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। पहला पॉइंट में क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड टोराइड, टोराइड के बाहर है कोई पॉइंट, तो याद रखना है सीधा मैग्नेटिक फील्ड टोराइड के बाहर जीरो आता है। जीरो कैसे आता है वो हम याद कर रखेंगे, और हम चाहे तो एम्पियर्स लॉ लगा के और याद रखेंगे बाहर वाले में करंट जीरो होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो आ जाता है वहां से। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या देखना है, ये लिख लिए होंगे सभी को, यहीं पे मैं सेकंड वाला पॉइंट बताऊंगा। सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पे है, सेकंड वाला पॉइंट टोराइड पर ही है। सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पे, टोराइड पे है, मतलब एट सरफेस ऐसा समझ लो, टोराइड जो है उसी पे पॉइंट टू लाई कर रहा है। और पॉइंट थ्री कहाँ पे, पॉइंट थ्री अंदर है कहीं पे, सोलेनॉइड का जो अंदर वाला सर्कुलर है उसके भी अंदर है। और पॉइंट टू कहाँ पे है, पॉइंट टू लाइज ऑन द टोराइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे। अब देखो पॉइंट टू के लिए, जो पॉइंट टू है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टोराइड, ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, टू। ठीक है, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट टू। सेकेंड वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो हम मान लेते हैं उसका सेंटर से जो रेडियस है वो कौन सा रेडियस है, मीन रेडियस या जनरल रेडियस, जिसको हम आर बोल चुके हैं। मतलब कभी कभी तो ए और बी हमें पता होता है, नहीं पता होगा तो मीन रेडियस पता होगा। मीन रेडियस कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ सर्कल बनता तो उस सर्कल का रेडियस सेंटर से कितना है, आर। फिर से हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ हम लगाना चाहते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे तो देखो करंट एंटर बाहर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट होता है, तो हम क्या करते हैं, बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा ऐसा, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का भी बात होगा। क्यों होगा नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि यहाँ पे एक वायर तो है नहीं। दूसरा वाला पॉइंट के जैसा अगर मैं एम्पेरियन लूप ऐसा कुछ लूँ, एम्पेरियन लूप कुछ ऐसा ले, कंफ्यूज नहीं होना है फिगर से, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे ये जो डॉटेड ऐसा कुछ मैंने एम्पेरियन लूप ले लिया, ये वाला एम्पेरियन लूप। तो इस लूप के अंदर देखेंगे तो करंट है और साथ में यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हैं, तो सबका नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है n। नंबर ऑफ टर्न्स इस पूरे सोलेनॉइड में हमने मान रखा है n। तो हम क्या लिखेंगे, b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई। ठीक है, अब इसके कारण से जरा हम ध्यान से देखें तो वायर्स में लूप देखो, कहीं पे एक पॉइंट पे मैं बता रहा हूं, मैं यहां वाले पॉइंट पे बता रहा हूं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें वायर्स कैसे हैं, इस सोलेनॉइड को गोल किया गया, गोल किया तो ऐसा, अब वायर इस पे कैसे चढ़ा, ऐसा कुछ। अब ऐसे चढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहाँ पर छोटे से पॉइंट पे देखें मैग्नेटिक फील्ड इधर, और लूप में भी हम डायरेक्शन यही देखेंगे। तो इस वाले पॉइंट पे जो बी है और डीएल दोनों का डायरेक्शन यही था, और बी डीएल का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, बी डीएल कॉस जीरो, और हमें इंटीग्रेशन करना होगा डीएल का, और ये पूरा डीएल को ऐड करते जाएंगे तो सरकमफेरेंस हमें मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई। अब b cos जीरो तो 1 होता है, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सरकमफेरेंस मिलेगा, और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है r। यहां से इस पॉइंट का जो रेडियस है वो कितना है r, तो ये रेडियस है। तो b इंटू टू पाई आर और cos जीरो का वैल्यू 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। तो यहां से क्या समझ में आया, देखो b इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई अपॉन टू पाई आर। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि किसी भी टोराइड के बाहर तो जीरो होगा, और टोराइड पर सरफेस ऑन द टोराइड जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है वो कितना होता है, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट अपॉन टू पाई आर, वेयर टू पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल जहां पे हमें पॉइंट है दिया गया। यहाँ पे पॉइंट था, इसके अकॉर्डिंग हमने एम्पियरियन लूप बनाया था और उससे हमने लिखा। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट टू। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
तो ये वाला सेकंड पॉइंट था हमारा। पहला पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ चुका है, दूसरे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताना है हमें जो इनसाइड द टोरॉइड के किसी पॉइंट पर, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, ये टोरॉइड, इस टोरॉइड के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखें यहां पर से मैग्नेट, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। तो हमें थर्ड वाला पॉइंट जो है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे, इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के इनसाइड वाला पॉइंट पे। और टोरॉइड के इनसाइड वाले पॉइंट पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकलेगा, बाय एम्पेरियंस लॉ, एम्पियर्स का जो लॉ है उसी पे निकलेगा। बस चेंज कहां से होगा देखो, हमें पता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है या म्यू नॉट आई। अब बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट मैं हटा रहा हूं, ये तो हो गया ना, फर्स्ट वाले का काम हो चुका है, ये वाला का भी काम हो चुका है। हमें थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे सेंटर से ये कुछ दूरी पे होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम अगर एम्पियरियंस लॉ लेंगे, मतलब लूप लेंगे, तो क्या इस वाले लूप के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो लूप होता है, लूप के अंदर जो करंट फ्लो होता है, बस उसी को ध्यान में रखना होता है। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज्ड इन द लूप। अगर याद होगा तो यही होता है हमारा स्टेटमेंट इसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज लूप इज गिवन बाय म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज इन दैट गिवन लूप। हमने लूप ये माना, इस लूप के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो होकर ऐसे ऐसे घूमते 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 पूरे से बाहर निकल गया यहाँ, इस वाले के अंदर कोई करंट गया ही नहीं, तो करंट यहाँ पे जीरो हो गया। तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो, तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से, जीरो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज ऑल्सो जीरो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज ऑल्सो जीरो, but the magnetic field on the surface of the toroid is given by B equals to mu naught Ni upon 2 pi r, जो इससे पहले हमने करा था। तो ये याद रखना है, टोरॉइड के इनसाइड के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। अब देखो, टोरॉइड से रिलेटेड हम सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पहला था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा था हमारा सर्कुलर लूप के कारण से, उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था सोलेनॉइड, और चौथा पढ़ा है टोरॉइड। तो जो भी हम पढ़े हैं उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, ताकि सारा फॉर्मूला एक जगह हमारा लिखा हुआ इससे रिलेटेड। जैसे मैं बायोट सेवर्ट लॉ के बाद भी सारा फॉर्मूला एक जगह पे लिखवा दिया था, वैसे हम इसका भी फॉर्मूला लिख लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि कब कौन सा टॉपिक आएगा, तो उसमें क्या डेरिवेशन करना था और क्या हमें याद रखना है। जैसे देखो, एम्पियर्स लॉ में एम्पियर्स लॉ क्या बोलता था, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड इट। एम्पियर्स लॉ ये था। उसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन पढ़ा था। एप्लीकेशन में पहला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था, जहाँ पे आर क्या होता था, उस वाले वायर से उस पॉइंट का दूरी, पॉइंट पी, तो ये वाला आर होता था, ये इनफाइनाइट के कारण से। पहला हमने ये पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दूसरा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो सेकेंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था ड्यू टू आर्क, ये आर्क वाला शायद हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। इसमें सेकेंड वाला पार्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट है। देखो हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा बनता है, और ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो मान लो हॉलो सिलेंडर का रेडियस r है, ये वाला ऊपर का सरफेस था। तो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे a डिस्टेंस मान लो, यहाँ पे b डिस्टेंस मान लो, और यहाँ पे बाहर c डिस्टेंस मान लो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड जो हॉलो सिलेंडर होता है वो 0 होता है। एट द सरफेस कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और आउटसाइड में होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, म्यू नॉट आई अपॉन 2π r। ठीक है, ये वाला रेडियस कैपिटल R लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r लेते हैं। तो ये वाला कब था, जब हमारा r लेस देन r, जो पॉइंट है उसका दूरी अगर हम स्मॉल r लें तो स्मॉल r जब r से छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और जब बराबर होता है तो r इक्वल्स टू r लेते थे। और जब कोई पॉइंट हमारा बाहर हो तो बाहर के लिए हम r ग्रेटर देन r लेते हैं। ये सारा मैं अच्छे से सारा पॉइंट डिराइव किया था, बस मैं एक जगह फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। पहला था एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। उसका एप्लीकेशन में पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर के अंदर कोई पॉइंट हो मैग्नेटिक फील्ड 0, अगर सरफेस में म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, आउटसाइड वाले सरफेस में म्यू नॉट आई अपॉन 2π स्मॉल r। लेकिन स्मॉल r सेंटर से उस पॉइंट का दूरी जो पॉइंट बाहर है सिलेंडर के वहां पे। इससे रिलेटेड मैं एक ग्राफ भी बनवाया था। ग्राफ कुछ दूर तक तो ये रहा था 0 पे, उसके बाद r इक्वल्स टू r पे सडन राइज हुआ था, और राइज होने के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए गया था। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ वहां पे बनवाया था। तो ये तो पहला हो गया लॉन्ग वायर के कारण से, ये दूसरा हॉलो सिलेंडर के कारण से। जो तीसरा पॉइंट था इसमें, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इनसाइड वाले पॉइंट पे म्यू नॉट इंटू एन आई, जहां पे जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट होता है टोराइड, जो आज हम लोगों ने पढ़ा था। टोराइड में आउटसाइड वाले पॉइंट पे 0, एट टोराइड पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, जहां पे r जनरल रेडियस या मीन रेडियस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोराइड में क्या होता है, 0। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, और ये कंप्लीट अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये सारा होता है एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना डेरिवेशन हम लोग को पढ़ना है। याद रखना ये तीनों डेरिवेशन एनसीईआरटी में गिवन है, ये वाला फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और जो सेकेंड डेरिवेशन में करवाया हूँ ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया गया है। ये वाला अच्छे से पढ़ना, वहां पे ये वाला भी दिया गया, साथ में ये ग्राफ भी बताया गया। तो ये ग्राफ वगैरह में हम ये चीज ध्यान रखते हैं ना, कोई भी ग्राफ हम देखते डर जाते हैं कि ग्राफ है कैसे सॉल्व होगा। ग्राफ देखने के लिए जो टॉपिक है, जैसे देखो हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला रिकैप करो। जैसे हम इन साइड में देखे 0 है, यहाँ पे b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr है, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और उसके बाद देखो कौन कौन से कोऑर्डिनेट के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर वहां से हम इजिली देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो यही याद रखना, कभी भी जिंदगी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ऐसा। तो ये 2 पॉइंट एकदम अच्छे से याद रखना कि कभी भी हमें मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी टॉपिक हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये ग्राफ और इनवर्सली के लिए ये। तो ये चाहो तो एक जगह पे लिख लो जो तुम्हें याद रहे कि कैसे कैसे हमें फॉर्मूला याद रखना है। अभी तक मैं इस चैप्टर का 2 टॉपिक पढ़ा दिया हूँ अच्छे से, पहला बायोट-सैवर्ट लॉ और दूसरा एम्पियर्स लॉ। इसको नोट कर लो सभी को।
लिख लिए होगे ये सारा। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला दो लॉ हम पढ़ चुके हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। और ध्यान दें कि अभी तक जो भी हम बात किए थे ना, सारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से बात की। मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह देखो, मैग्नेटिक फील्ड का बात की। अब हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह का चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें एक साइंटिस्ट है लॉरेंज, जिसका बहुत ज्यादा योगदान था। तो उन्होंने अपने नाम पे एक फोर्स का वो बता दिया, या उन्हीं के नाम पे सारे लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अब पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉरेंज फोर्स। अब देखो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स ने क्या बताया था, when a charge is moving in presence of uniform magnetic field, या यूनिफॉर्म नहीं भी लिखे तो भी, when a charge is moving in presence of magnetic field, then electromagnetic force, मतलब समझाऊंगा अभी, पहले तो लिखने दो। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई चार्ज मूव करने लगे किसी वेलोसिटी से, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या बोला हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट के कारण से या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण से जो फोर्स आया होगा वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहां पे आता है। जो कैसे दिया जाता है वो देखना है। व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन electromagnetic force is given by F equals to Fe plus Fb। मतलब समझो, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेरा बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये नेट फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उनका और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये लॉरेंज ने दिया था, इसलिए लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स हम चार्ज के कारण से कैसे निकालते हैं, Q इंटू ई से, और मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे निकालते हैं, तो ये नया है, ये याद रखना है, Q इंटू वी क्रॉस बी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूला, और दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज होता था जब उसका डेफिनेशन पढ़े थे। तो वहां से फोर्स क्या हो जाता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को कि फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से आता है, मतलब कभी चार्ज कोई वेलोसिटी से मूव करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स तो आना ही आना है, जब वहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हो। और वो कैसे निकाला जाता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसको Q से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है। तो जो नेट फोर्स आएगा यहाँ से वो किसके इक्वल आएगा, देखो, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यहां से देखो Q को हम बाहर निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B का जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐड करेंगे। तो दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स।
अब देखो लॉरेंज फोर्स पढ़ने के, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि तुम लोग को कंफ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब आएगा। तो ध्यान से देखना, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है तो फोर्स हम लिखते हैं Q इंटू ई। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा तो हम लिखते हैं Q इंटू ई। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा और साथ में वो चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों होगा तब नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, व्हेन V and B are present, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी होगा तो ये वाला आएगा, और जब तीनों चीज होगा, ये दोनों भी और ये भी, तब ये आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी कि कब क्या लिखना है। जब हम देखेंगे कि सिर्फ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सिर्फ फोर्स लिखेंगे Q इंटू ई से। और जब तीनों आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हम बात करते हैं तो क्या क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना चाहिए, V क्रॉस B, ये तीन क्वांटिटी होना चाहिए और चार्ज तो होना ही चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब बताओ, अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, चाहे चार्ज हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। अगर मान लो वेलोसिटी जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो भी पूरा जीरो। अगर दोनों होगा तो हम देखेंगे V क्रॉस B निकाल के, और वहां से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से याद रखना, कई लोगों को बाद में कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फोर्स निकालेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड तो ये, और जब दोनों होगा तो ये वाला निकालेंगे। हमें ये दोनों अच्छे से पढ़ना है। ये वाला हम पहले पढ़ के आए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये वाला हमें अच्छे से पढ़ना है। तो इसको कॉपी में लिख लो अच्छे से, फिर आगे का देखते हैं। अब देखो, ये तो हो गया हमारा लॉरेंज फोर्स क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। हालांकि ये एग्जाम में उतना ज्यादा पूछता नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आने का एक्सपेक्टेशन रहता है, न्यूमेरिकल। और बाद में अभी हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो न्यूमेरिकल इस पे आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब जैसे हम देखते हैं, मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक लिखना, व्हेन चार्ज इज गिवन वेलोसिटी, व्हेन चार्ज इज गिवन वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म बी का मतलब समझ में आ रहा होगा सभी को, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। व्हेन चार्ज इज गिवन वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला बात तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं पहले भी बताया था, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किसी भी क्वांटिटी का यूनिफॉर्म को बताता है। तो हम मान लेते हैं कि अंदर जाता हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अंदर जाता हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का और उधर कोई साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की ओर जा रहा होगा। तो ऐसा कुछ हमने सेटअप तैयार कर लिया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक डायरेक्शन में इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड द प्लेन,
अगर मान लो ये बोर्ड हमारा प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। व्हेन चार्ज इज गिवन वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज को वेलोसिटी भी देना है। तो ठीक है, हमने मान लिया एक चार्ज q है जिसको वेलोसिटी दिया गया v। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा हमने वेलोसिटी दे दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स इज रिटन एज q इंटू वी क्रॉस बी। ओके, ये वाला फोर्स यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता तो q इंटू ई भी लगता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात ही नहीं कर रहा है। हम लोग पहले सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी चार्ज के वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के मिलने के कारण से जो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स निकाला जाता है वो निकाला जाता है q इंटू वी क्रॉस बी से, q इंटू वी क्रॉस बी। अब जरा ध्यान से समझना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा और फोर्स होता भी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम यहां से निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय, डायरेक्शन किससे निकलेगा? राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है? राइट हैंड पाम रूल, अपने फर्स्ट वेक्टर की ओर थंब रखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने ऊपर लिया है तो ठीक है, वेलोसिटी ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर लिया है, अंदर का मतलब ये, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा? फोर्स। तो चार्ज ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो जो पाम है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है? फोर्स आता है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? लेफ्ट हो गया यहाँ पे। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से राइट हैंड पाम रूल से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो एक चीज तो ये भी ध्यान रखना है, जब क्लास 12th 11th में मैं पढ़ाया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, दैट रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर। देखो यहाँ पे थंब ये फर्स्ट वेक्टर, ये वाला सेकेंड वेक्टर, कुछ भी हो ये दोनों आपस में जैसे दिए गए होंगे हम मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकेंड वेक्टर अंदर, तो इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फोर्स आ रहा था। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या समझ में आया? वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स निकल के आ रहा होगा। कौन सा नेट फोर्स? मैग्नेट के कारण से मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर में आता है। तो हम यहाँ पे वो पॉइंट लिखेंगे, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। V और B चाहे इनके बीच में कोई भी एंगल हो, जब मैग्नेटिक फोर्स होगा, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। तो अगर हम ध्यान से देखें, चार्ज मोशन इधर कर रहा है, फोर्स ऑलवेज इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो जरा हम यहाँ पे इसके कारण से वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। अब मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं वही क्या देता है? वर्क डन। अब जरा हम ध्यान से सोचे यहाँ पे, तो वर्क डन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मुझे ये तो पता चल गया वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स इधर लग रहा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज हमने एक समय के लिए मान लिया चार्ज कैसा है? Q पॉजिटिव है, तो ठीक है, वेलोसिटी ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में आया। ठीक है, फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में और मोशन चार्ज का इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ Fs cos 90 ऑलवेज होगा कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट किधर होता है भाई? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, दोनों के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री लगेगा। ऑलवेज 90 डिग्री कहने का मतलब जीरो ऑलवेज आएगा। तो ये पॉइंट याद रख सकते हो कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये वाला पॉइंट याद रख सकते हैं। देयरफॉर काइनेटिक और एनर्जी ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। चार्ज का वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फोर्स कोई इफेक्ट नहीं लगाता है।
देखो इसका वेलोसिटी अगर पहले v था तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में तब तक इसका वेलोसिटी v ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके कारण से जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें पता है वर्क डन 0 के इक्वल। तो ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना एकदम। नोट्स को हम लोग जब याद रखेंगे ना तो हर एक पॉइंट जो भी मैं कॉपी में लिखवाया हूँ इसको अच्छे से याद कर लेना। Kinetic energy of charge is always constant, in inside magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड जब तक रहेगा तब तक चार्ज का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मिल रहा है चार्ज को उस समय वर्क डन 0। ये चीज को हम ध्यान में रखें। अब जो भी आज का टॉपिक मैं पढ़ाया हूं इस वाले टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करना। इसका भी 3 केस पढ़ना है जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा थोड़ा भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कोई भी चैप्टर जो समझ में ना आए उसको स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट को पढ़ो, और फिर भी दिक्कत हो तो जब भी पूछना हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में।